822 HY। इसमें से हम पार्ट 1 में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न 20 जो होते हैं बिल्कुल कवर करके अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल। अब क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 2, इसमें a का मान कितना आया 3, b का मान 5 और c का मान 2। पूछा है शून्यकों का योगफल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। b का मान -5 और a का मान कितना दिया है 3। यही आपका सटीक आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये प्रश्न पत्र जो है ये लखीमपुर खीरी में आया हुआ था। लखीमपुर खीरी जिला जो है उसी में ये प्रश्न पत्र आया था, क्योंकि हम जब एग्जाम हॉल में ड्यूटी कर रहे थे मैथ के पेपर में, तो ये प्रश्न हमको देखने को मिला था। ठीक है, यही प्रश्न पत्र आपको हमारे जिले में आया था जहां हम रहते हैं। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिले में हम रहते हैं और वहीं से ये प्रश्न आया था। बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको हल करके। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा, समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1, ax 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है, कोई हल ना होने का प्रतिबंध, कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1 c2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रतिबंध हमें कोई नहीं लेना है, क्योंकि कोई हल इसमें है नहीं। तो a1 का मान क्या 2, a2 का मान 3, b1 का मान a, b2 का मान -5। तो a का मान क्या निकलेगा हमारे पास, -5 दूनी 10, -10/3। बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट करते रहिएगा फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ऐसे आप लोगों को समझ आने वाला नहीं है ठीक से। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। कोई बात नहीं, 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति जानने के लिए मेरे भाई हम विविक्तर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विविक्तर डी का प्रयोग करते हैं। अगर डी का मान, विविक्तर का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, और 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक होगा। कहने का मतलब अगर उत्तर आपका प्लस में आता है तो वास्तविक होंगे, और उत्तर माइनस में आएगा तो काल्पनिक होंगे। ठीक, यही हमसे कहा है। तो ए का मान 2, बी का मान 5 और सी का मान 4। तो विविक्तर डी बराबर, विविक्तर डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान 4। 5 25, 4 से को 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब उत्तर किसमें आ गया, माइनस का 7। अब आप बताइए, हमने अभी आपको बताया उत्तर अगर प्लस में आएगा तो वास्तविक, और उत्तर माइनस में आएगा तो काल्पनिक, या हम उसको लिख सकते हैं वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है आपका
डी ऑप्शन दिया है वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, या फिर इसकी जगह पर लिखा होता काल्पनिक है, काल्पनिक है। वास्तविक नहीं और काल्पनिक एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। कहा है 4,9,14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 10वां पद, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 4 समांतर श्रेणी दी है 4, 9, 14 डॉट डॉट 254, अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद। तो ध्यान से बताइए n का मान कितना 10, प्रथम पद a का मान कितना 4 और d का मान क्या निकलेगा 9 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा मेरे भाई। इसका सूत्र बता दे पहले आपको। सार्वांतर d जो होता है वो हमारा सार्वांतर होता है, तो a2 माइनस a1। d बराबर a2 का मान कितना 9, a1 का मान 4, तो d बराबर 9 से 4 कम हो जाए कितना बचेगा 5। अब कहा अंत से 10वां पद ज्ञात करना, तो कोई बात नहीं, अंत से 10वां पद a10 बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान कितना दिया, l का मान अंतिम पद होता है, l का मान हम लिखे नहीं तो l का मान 254, 254 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। 254 माइनस 10 में से कम हुआ 9, 9 गुणे 5, 254 माइनस 45, 14 से 5 कम हो जाएगा 9, 4 से 4 कम हो जाएगा 0, यहाँ पे 2, 209 किसी ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5। नोट हो गया। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 5 कह रहा हमारा, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। एक दिया समरूप इस प्रकार से ए बी सी, तो कोण बी का मान दिया 80 है और इसका मान दिया कितना ए बी का मान 2.5, और दूसरा त्रिभुज दिया इस तरीके से, कोण डी का मान यानी डी ई एफ, डी का मान 80 तो डी ई का मान कितना दिया है 5। अब कहा समरूप में व्यक्त करना है, तो मेरे भाई समरूप में व्यक्त करने के लिए कोणों का युग्म बनाना बहुत जरूरी है। तो कोण हमारा यहाँ पे क्या है, कोण त्रिभुज ए बी सी, और समरूप हमारा त्रिभुज है डी, तो लिखेंगे ई डी एफ, ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, ई डी एफ। ठीक, यही हमारा समरूप बन रहा है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हो गया नोट। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। ये सेट 4 है, यहाँ पे 3 ही पड़ा है। कहा है बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट पहली संख्या का वर्ग गुणे
दूसरी सॉरी प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो 6 नंबर, मूल बिंदु से कहा तो जीरो का कोई मतलब नहीं, तो आपका जो समय, चलो मूल बिंदु से ही लगा दें। ए का मान -3 का मान -4 और बी का मान मूल बिंदु के निर्देशांक होते 0 का मान 0। x1 का मान -3, y1 का -4, x2 का मान 0, y2 का मान 0। तो कहाँ है मूल बिंदु से बीच की दूरी बताओ। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो लिखेंगे बीच की दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना 0 का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3, y2 का मान 0 और माइनस मिलकर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +4 का स्क्वायर। 0 का कोई मतलब नहीं, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 वर्ग किसका है 5 का। ठीक, तो 5 आपका बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया मेरे भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। फटाफट से जितना जल्दी आप नोट करेंगे उतना जल्दी हम अच्छे से सवाल हल करवाएंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, यदि cot a बराबर 3/4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, 7 नंबर प्रश्न, cot a बराबर 3/4 तो हमें मान ज्ञात करना है sec a का। sec a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो cot सूत्र किसका होता है, आधार बट्टा लंब। कॉट जो होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार का मान मिला 3 और लंब का मान कितना मिला मेरे भाई 4। हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना 4 का स्क्वायर, आधार 3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 25, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगाया, तो कर्ण का मान 25 वर्ग किसका 5 का, यानी कर्ण का जो मान निकला हमारा वो कितना निकला 5। और हमसे कहा sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो sec सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा सॉरी कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, 5/3 ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 सॉरी 8। हो गया स्क्रीनशॉट, प्रश्न नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, प्रश्न कह रहा है यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, अल्फा का मान अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो कहा है अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। tan अल्फा को क्या लिखेंगे हम, sin अल्फा बटा cos अल्फा बराबर sin अल्फा बटे में 1। साइन से साइन कैंसिल, तो cos के कंपेयर करेंगे मान कितना आया 1, cos अल्फा बराबर 1 और cos अल्फा 1 किसका मान होता, cos में 1 किसका मान होता मेरे भाई, cos 0 का मान होता। cos से cos कैंसिल, अल्फा का मान क्या आएगा 0 अंश, बिल्कुल सही आंसर। किस ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक,
20 नंबर अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो 20 की तो बात छोड़े, हम 70 नंबर आपको क्लियर करके देंगे आपके एग्जाम से पहले, नवंबर तक ही बिल्कुल कंप्लीट करके दे देंगे। ठीक है, बस आप लोगों को पैसेंस रखना, धैर्य बनाकर अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। अगर आप कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तो आपके सवाल देखने से कोई मतलब नहीं। देखने से तो कुछ भी देखा जा सकता है, लेकिन सवालों को अच्छे से दिमाग में बैठाया नहीं जा सकता। नोट कर लीजिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से अनुपात, क्षण की लंबाई और उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई क्षण है, यहाँ पे सूर्य भगवान है और इसकी जो छाया बन रही वो कितनी बन रही? लंबाई है 1, तो अनुपात छाया बन रही √3। तो पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। लंब है 1√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, कोण ए बी सी, कोण बन रहा थीटा अंश, माना उन्नयन कोण थीटा अंश है। उन्नयन कोण कितने अंश है? थीटा अंश। कोई बात नहीं, तो त्रिभुज ए बी सी में डायरेक्ट लगाएं क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है। tan थीटा बराबर लंब कितना है? 1 आधार √3, तो tan थीटा बराबर 1/√3 किसका मान है? tan 30 का मान। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हो गया स्क्रीनशॉट? प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 10 कह रहे एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए आप सभी लोग, मेरे भाई, एक ये वृत्त है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती व्यास, सबसे बड़ी जीवा क्या होती? व्यास। अब कहा है इसमें कि व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं, तो मेरे भाई एक रेखा इस तरीके से खींची जा सकती, एक रेखा इस तरीके से खींची जा सकती, तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती? केवल और केवल 2। ठीक है, कितनी रेखाएं खींचेंगे? 2। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। हो गया स्क्रीनशॉट? प्रश्न नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या आर का मान मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 12। वृत्त के थीटा का जो मान दिया वो 60 अंश का दिया। कितने अंश का दिया? 60 अंश का दिया। फिर कहा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सभी को पता होगा मेरे भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना? उत्तर आपका पाई में आ रहा तो पाई ही रखिए। आर का मान दिया 12 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 बटा 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 7 36।
तो पाई गुणे 12 स्क्वायर लगा है बटे में 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नोट करते रहिएगा आप लोग फटाफट से। एक एक प्रश्न हमने कहा ना, आप लोगों से हमने वादा किया कि एक एक प्रश्न आपको अच्छे से हल करवा के देंगे। सारे प्रश्न अगर समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट में बताते नहीं कि हमने आप लोगों को सवाल कैसे लगाए, आपको समझ आया या नहीं आया। आप कमेंट नहीं करते, ये सबसे बड़ी कमी आप लोगों की ही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा? एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा। कितना सरल प्रश्न है। एक गोले का जो व्यास है मेरे भाई वो दिया है डी और उसका आयतन पूछा, गोले का आयतन। कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 12, गोले का व्यास यानी गोले का व्यास। अच्छा, गोला होता किस टाइप से है? जैसे आप लोग गेंद खेलते हैं। ठीक है, तो गोले का जो व्यास दिया है वो दिया है डी, तो व्यास होता है 2r बराबर डी, तो r बराबर क्या हो जाएगा? डी बटे 2। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान पाई, आर का मान कितना? d/2 का होल क्यूब। 4/3 गुणे पाई गुणे डी क्यूब बटे 2 की घात 3 का मान 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपका बनेगा, जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? पाई डी क्यूब बटे 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि किसी चीज का अगर आयतन है मेरे भैया तो वो कैसा होता है? आयतन। आयतन जो आपका आता है वो घन में आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। हो गया स्क्रीनशॉट, नोट हो गया। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। अब प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, एक अर्धगोला इस टाइप से है। ठीक है, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। और ये जो अर्धगोला पे क्या बन जाएगा? जब बीच से काटेंगे तो बन जाएगा वृत्त। क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा मेरे भाई? अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर 1 पाई r स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। यही आपका सटीक आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा? कहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका का वर्ग होगा। अब एक बात बताइए, माध्यिका का वर्ग कौन होगा? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपकी बारंबारता होगी। तो लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पे, वर्ग की बारंबारता
वर्ग की बारंबारता कितनी है? 8। 8 8 का वर्ग क्या हुआ आपका? 15 से 20। आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए आराम से। माध्यिका का जो वर्ग है बारंबारता वो कितनी दी है? 15 से 20, और सबसे ज्यादा बारंबारता 8 की है। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 15 से 20। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ, कुर्सी उठा लो एक और। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है मेरे भाई? किसी बारंबारता सारणी, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः, यहां आ जाओ बेटा, माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, माध्य आपका दिया है कितना? प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर माध्य दिया है, माध्य आपका 27, और माध्यिका आपकी कितनी दी मेरे भाई? माध्यिका दी है आपकी 29। तो हमसे कहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा मेरे भाई? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका क्या है हमारी? 3 माध्यिका का मान कितना? 29। 2 गुणे माध्य का मान कितना? 27। 29 की 3 से गुणा करेंगे, 29 या 81, 3 नमा 27, 3 नमा 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8, फिर 27 दूना कितना हो जाएगा? 54। 87 से 54 कम करें, 7 से 4 कम हुआ 3, 8 से 5 कम हुआ 3, 33 आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। किस ऑप्शन में दिया मेरे भाई? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमारा? ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी समांतर माध्य में ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 16, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर दिया बारंबारता, वर्ग अंतराल आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। यहाँ पे बारंबारता आपकी 2, 1, 4, 3। तो मेरे भाई समांतर माध्य निकालने के लिए हम निकालते हैं मध्यमान। क्या निकालते हैं? मध्यमान। बारंबारता f, मध्यमान हमारी x। तो मध्यमान क्या निकला? 0 और 10 के बीच की संख्या 5, फिर 10 20 के बीच की संख्या 15, 20 30 के बीच की संख्या 25 और 30 40 के बीच की संख्या 35। योग लिखेंगे तो सिग्मा f का मान जो आया 3 4 7 1 8 2 10। फिर यहाँ पर हम fx निकालेंगे, f इंटू एक्स, 5 दूनी 10, 15 एक कम 15, 25 चक्को 100, 35 तिया 105। सिग्मा एफ एक्स बराबर 5 5 10 हासिल 1, 2 और 1 3, 1 1 2, 230। पूछा हमसे समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया? 230। सिग्मा एफ का मान 10, 0 से 0 कैंसिल, उत्तर आपका कितना है? 23। 23 आपका किस ऑप्शन में दिया है? 23 नंबर जो आपका ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
नोट कर लीजिए इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अच्छे से नोट कर लेना, लेकिन नोट जरूर कर लेना। फिर इसके बाद देखते प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। आप एक बात बताइए, अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। मेरे भाई, जो लीप वर्ष में, देखिए सामान्य जो होता है हमारा, सामान्य वर्ष, उसमें होते हैं 52 सप्ताह। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। और जो अधिवर्ष होता है उसमें होते हैं 53 सप्ताह। 53 सप्ताह, 53 सप्ताह। तो कहाँ है 53 सोमवार होने की प्रायिकता? तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? 53 सोमवार होने की प्रायिकता मेरे भाई, सामान्य वर्ष में लगाएंगे 1/365, और यहां पर है अधिवर्ष, तो लगाएंगे आप 2/365। 18 का डी ऑप्शन, 2/366। अधिवर्ष में दिन होते 366 और सामान्य वर्ष में दिन होते 365। ठीक है, तो अधिवर्ष में कितने सप्ताह होंगे? 2/7, 2/366 सोमवार होंगे। दो, ये तो उत्तर आपका ऑप्शन डी में आ रहा। अगर ऑप्शन इसके बाद कह दें आपसे तो कट भी जाएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 2 3 6, यानी 1/8, 1/183 भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। 53 अधिवर्ष जो हैं उसमें जो सप्ताह होंगे वो 2/7 होंगे। एक सप्ताह में दिन होते 7। दूसरे सवाल का ऑप्शन लगा दिया हमने। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। कहा एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते? 7। तो सामान्य वर्ष में लगाएंगे 1/7, अधिवर्ष में लगाएंगे 2/7। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता 2/7 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ। 2020, पहले एक बात बताइए, 2020 जो हमारी है वो कौन संख्या है? लीप वर्ष है। 2020 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। कहा है दोनों का जन्म एक ही दिन हो। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते? 366। दोनों का जन्म पूछा तो दो मित्र हैं, तो 2/366 होगा। कितना? 2/366 किस ऑप्शन में दिया आपका? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। पूछा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु ए 2,3 और बी का मान दिया है 4,1 के बीच की दूरी। x1 का मान मेरे भाई 2, y1 का 3, x2 का मान 4, y2 का मान 1। पूछा बीच की दूरी याद कीजिए, तो d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d बराबर x2 का मान कितना? 4, x1 का मान 2, y2 का मान 1 और y1 का मान 3 का स्क्वायर। तो d बराबर 4 से 2 कम हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 1 3 से कम हो जाएगा 2, 2 दूना 4। तो d बराबर मेरे भाई 4 4 क्या हो जाएगा? 8।
और 8 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या आएगा उत्तर, 2√2। बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20, बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न। हो गया स्क्रीनशॉट, प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। बहुत सरल सा प्रश्न है, अपरिमेय संख्या पूछा है। तो 20 का जो पहला ऑप्शन दिया है मेरे भाई, √25। √25 एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 5 का वर्ग है, तो ये होगा ये हो जाएगी हमारी परिमेय। लेकिन हमसे पूछा अपरिमेय, तो ये गलत। ऑप्शन 2 √81, 81 वर्ग किसका, 9 का, ये भी ऑप्शन आपका गलत, क्योंकि ये दोनों संख्या परिमेय है। फिर ऑप्शन सी दिया है आपका 5/3, 5/3 भी आपकी कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, ये ऑप्शन भी आपका गलत। और फिर डी ऑप्शन दिया है मेरे भाई 5 + √2। अब एक बात बताइए, 5 + √2 जो है, इसमें 5 तो परिमेय, लेकिन √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या की। तो हमारी जो संख्या 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को 21 नंबर से प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में हल करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।